हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नाशिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 7 वेव ऑप्टिक्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 4, जिसमें ऑलरेडी हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल प्रूफ किए हैं। अभी उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 4। तो देखो बच्चों, आपके बुक में एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। हमें पता है कि जब लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो उसकी वेलोसिटी वेवलेंथ चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट होती है। तो इन्होंने उसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा है। वेरीफाई दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव रिमेन्स अनचेंज व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मतलब जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंज होती है। तो इसको वेरीफाई करो, ये उन्होंने बताया है। ठीक है, तो डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करती हूँ मैं आपको। तो देखो बच्चों, यहाँ पे एक PQ के इस साइड में PQ एक सरफेस लिया है हमने, और PQ के इस साइड में डेंसर मीडियम है, ऐसे हम लोग कंसिडर करते हैं। चाहे वाटर हो, चाहे ग्लास हो, चाहे कौन सा भी डेंसर मीडियम हो, और यहाँ पे रेयरर मीडियम है, चाहे एयर हो। ठीक है, तो कंसिडर करते हैं एक मोनोक्रोमेटिक लाइट हमने लिया। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब क्या? सिंगल वेवलेंथ वाला, जिसकी वेवलेंथ, उसमें से निकलने वाली सभी रेज की वेवलेंथ क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट लिया और ये उसके रेज रेयरर मीडियम में से डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं। ऐसे जब रे रेयरर मीडियम में से डेंसर मीडियम में स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, मतलब 90 डिग्री परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, तो उसका बेंडिंग नहीं होता। जब वो परपेंडिकुलर मतलब कुछ स्लैंटिंग लाइन में कुछ एंगल के साथ ट्रैवल करता है तो उसका बेंडिंग होता है। तो ये रे कुछ इस प्रकार यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग वेव फ्रंट कंसिडर करेंगे। वेव फ्रंट क्या होती है? हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो कंसिडर करते हैं ये वेव फ्रंट AB इतना है। दूसरा वेव फ्रंट हमने लिया CD। तीसरा वेव फ्रंट हमने लिया EF। ये सेम डिस्टेंस पे है तीनों वेव फ्रंट। अब देखो यहाँ पे, एक मिनट, ये CD लेती हूँ। तीनों का डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस सेम है। ये सरफेस से कितने डिस्टेंस पे है? सपोज कंसिडर करते हैं λ1। इन सब का जो फेज डिफरेंस है, इन सब की जो वेवलेंथ है, इन सब का डिफरेंस आ रहा है λ1 फॉर फर्स्ट मीडियम के लिए। λ1 मतलब कैसे? देखो, सपोज ये एक वेव है, ओके, ये दूसरी वेव है, ये तीसरी वेव है। तो मैंने एक वेव फ्रंट यहाँ पे निकाला, दूसरा वेव फ्रंट यहाँ पे निकाला। ये पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव। ओके, एक वेव फ्रंट मैंने यहाँ पे निकाला, मतलब सपोज AB मैंने यहाँ पे निकाला एंड दूसरा CD मैंने यहाँ पे निकाला। तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? देखो, दैट इज लैम्बडा, है ना। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट, वो क्या होता है? लैम्बडा होता है। इसके बीच में लैम्बडा, उसी आगे जाके हमने लैम्बडा जितने डिस्टेंस पे दूसरा वेव फ्रंट लिया, दैट इज EF। तो ये EF मैंने वहाँ पे लिया। तो ऐसे 3 वेव फ्रंट हमने लिए, जो कितने डिस्टेंस पे हैं? λ1, λ2, λ3, ऐसे डिस्टेंस पे। सबका डिफरेंस कितना है? λ1 आ रहा है। ठीक है, तो ये भी λ1 रहेगा, ये भी λ1 रहेगा, ये भी λ1 रहेगा। मतलब λ1 क्या है? दिस इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम। वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, ऐसे बोलो, इन फर्स्ट मीडियम, या फिर हम बोल सकते हैं रेयरर मीडियम। तो देखो, अभी हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं, सपोज एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये AB यहाँ तक आता है, एंड एट टाइम t इज इक्वल टू T पे ये CD यहाँ तक आता है। मतलब t इज इक्वल टू 0 पे AB आएगा, फिर AB आगे जाएगा एंड देन CD आएगा एट टाइम t इज इक्वल टू T पे। तो यहाँ पे टाइम कितना है? t इज इक्वल टू टाइम। डिस्टेंस कितना है? λ1 इज इक्वल टू डिस्टेंस, क्योंकि ये डिस्टेंस ही तो हो गया। ओके, सो λ1 इज इक्वल टू डिस्टेंस। सपोज इसकी वेलोसिटी एट दिस मीडियम V1 हमने ली, V1 इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम।
डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है λ1 डिवाइड बाय टाइम कितना है t। तो t इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा λ1, ये v1 इस साइड जाके डिवाइड होगा v1, मैंने t इस साइड शिफ्ट किया v1 इस साइड शिफ्ट किया, तो हमें t क्या मिलेगा λ1 डिवाइड बाय v1। ये किसके लिए, फॉर रेयरर मीडियम के लिए, किसके लिए, रेयरर मीडियम। दिस इज फॉर रेयरर मीडियम या फिर फॉर फर्स्ट मीडियम बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो, अब ये ए बी जो है वो t एट t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, अब वो दूसरे मीडियम में जा रहा है। दूसरे मीडियम में जाते वक्त उसका स्पीड स्लो होगा क्योंकि उसकी वेवलेंथ चेंज होगी, राइट। सपोज हम कंसिडर करते हैं फॉर सेकेंड मीडियम, सेकेंड मीडियम के लिए उसका वेवलेंथ बन गया λ2। λ2 इज इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब वेवलेंथ बन गया, डिस्टेंस बिटवीन टू वेव फ्रंट्स बोल सकते हैं हम लोग, डिस्टेंस बिटवीन टू वेव फ्रंट्स, ओके। तो अभी ये सेकेंड मीडियम में जाते वक्त इसका λ2 इतना डिस्टेंस बन गया। सेकेंड मीडियम में क्या होगा, ये t इज इक्वल टू 0 पे ये यहाँ तक आएगा क्योंकि वो स्लो हो गया, डेंसर मीडियम है ना, तो इसका डिस्टेंस क्या हुआ, कम हुआ। मतलब एट t इज इक्वल टू t टाइम पे इसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, अब वही डिस्टेंस वो बहुत कम ट्रैवल करेगा, मतलब λ2 जितना ट्रैवल करेगा। तो ये हो गया आपका ए बी, ये हो गया सी डी। मतलब इसको t टाइम में इसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, लेकिन इसने t टाइम में बस इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब λ2 क्या हुआ, चेंज हुआ। उसकी वेलोसिटी हम लोग, तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। v2 इज इक्वल टू क्या होगा, अगर वेवलेंथ चेंज होगी तो ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि v2 इज इक्वल टू क्या है, λ2 डिवाइड बाय t होता है। तो यहाँ पे इसने इतने टाइम में बस इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहाँ पे इसने इतने टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, अभी इसने t टाइम में बस λ2 जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। इसका मतलब t इज इक्वल टू हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, λ2 डिवाइड बाय v2। देखो यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हुई किसकी वजह से, इस वेवलेंथ की वजह से, क्योंकि वेवलेंथ चेंज हुई तो v2 चेंज हुआ। यहाँ पे भी वेलोसिटी डिक्रीज हुई किसकी वजह से, वेवलेंथ की वजह से। टाइम तो दोनों के लिए सेम है, टाइम दोनों के लिए सेम है, वेलोसिटी बस इसकी वजह से चेंज हुई। तो ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या शो कर रहा है, ये भी टाइम t है, ये भी टाइम t है। तो अगर इनका LHS इक्वल है तो हम लोग इसका RHS इक्वल दिखा सकते हैं और दोनों के रिलेशन से हम लोग दोनों का रेशो बना सकते हैं। तो हम बोलेंगे λ1 डिवाइड बाई v1 इज इक्वल टू क्या आएगा, λ2 डिवाइड बाई v2 आएगा। तो इससे हम लोग λ1 निकाल सकते हैं या फिर λ2 निकाल सकते हैं। λ2 अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगी, v2 को इधर शिफ्ट करूँगी, तो ये बनेगा λ1 इंटू ये v2 उस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा v2 डिवाइड बाई v1 बनेगा। और हमें पता है v2 डिवाइड बाई v1 इज इक्वल टू क्या होता है, वेर v2 डिवाइड बाई v1 इज इक्वल टू होता है n2 डिवाइड बाई n1। तो इसकी जगह पे हम लोग n2 डिवाइड बाई n1 पुट कर सकते हैं, सॉरी उल्टा n1 डिवाइड बाई n2, क्योंकि v1 डिवाइड बाई v2 इज इक्वल टू n2 डिवाइड बाई n1 होता है। तो इसकी जगह पे हम लोग इसको पुट कर सकते हैं, तो ये हमें मिलेगा λ1 इज इंटू n1 डिवाइड बाई n2। ये हमें किसका फॉर्मूला मिला, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेवलेंथ ऑफ डेंसर मीडियम का, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर फर्स्ट मीडियम ये एयर मीडियम है तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, 1 होती है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको पहले कॉपी कर लो फिर मैं लिखती हूँ रफ करके। इफ फर्स्ट मीडियम इज एयर मीडियम, अगर पहला मीडियम एयर है तो देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा, उसके लिए 1 रहेगा। एंड सेकेंड मीडियम के लिए हम लोग n यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, λ2 इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू 1 डिवाइड बाई n, ये फॉर्मूला मिलेगा, λ1 इंटू 1 डिवाइड बाई n। सो λ2 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, λ1 डिवाइड बाई n, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं आगे जाके, λ2 इज इक्वल टू λ1 डिवाइड बाई n। अगर एयर मीडियम है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अगर कोई दूसरा मीडियम है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। अभी ये हो गया वेवलेंथ का फॉर्मूला, 2 वेवलेंथ का रिलेशन हमने दिखाया। अभी हमें मेन चीज़ हमें यहाँ पे क्या प्रूव करनी है,
के दोनों की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इक्वल होती है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चेंज नहीं होती। मतलब फ्रीक्वेंसी का रेशो हमें क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो देखते हैं फ्रीक्वेंसी का रेशो क्या आएगा। बच्चों मेन एम हमारा क्या है कि हमें ये वेरीफाई करना है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रिमेन्स अनचेंज होती है, ये हमें प्रूफ करना है। हमने फॉर्मूला तो बना लिया। फॉर्मूला क्या बनाया हमने, λ2 इज इक्वल टू λ1 इंटू V2 डिवाइड बाई V1, ये फॉर्मूला हमने बनाया। बट हमें प्रूफ क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज होती है, ये हमें प्रूव करना है। मतलब हमें क्या प्रूव करना है कि N1 डिवाइड बाई N2 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो ये हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, देखो इसके लिए हम लोग तीनों का रिलेशन हमें पता है, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। क्या होता है, V1 इज इक्वल टू N1 इंटू λ1, ये रिलेशन होता है तीनों का। ये फर्स्ट मीडियम के लिए। सेकेंड मीडियम के लिए क्या होता है, N2 इंटू λ2। अभी अगर हमें फ्रीक्वेंसी प्रूव करनी है तो हम क्या करेंगे, N1 का रिलेशन बनाएंगे। तो N1 इज इक्वल टू क्या आएगा, V1 डिवाइड बाय λ1 बनेगा, ये λ1 उस साइड जाके डिवाइड होगा। सिमिलरली N2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, V2 डिवाइड बाय λ2 बनेगा। ठीक है, अब अभी अगर हमें इन दोनों का रेशियो लेना है, N1 डिवाइड बाय N2, तो इज इक्वल टू क्या बनेगा, V1 डिवाइड बाय λ1 डिवाइड बाय V2 डिवाइड बाय λ2। बट अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, अभी जो हमने प्रूव किया, λ2 इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, ये इक्वेशन मिल रहा है। तो ये इक्वेशन हम लोग यहाँ पे पुट करके कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। देखते हैं मिलता है कि नहीं। इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करती हूँ। देखो V1 डिवाइड बाई, ये λ1 में इस V2 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, λ1 इंटू V2 डिवाइड बाय क्या है, λ2। ये λ2 को हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू λ2 चलेगा, क्योंकि हमें इस λ2 की जगह पे ये पुट करना है। अब पुट करो, सो दैट इज इक्वल टू V1 डिवाइड बाय λ1 इंटू V2 एज इट इज रखो, λ2 की जगह पे वो पुट कर दो, λ1 इंटू V2 डिवाइड बाय V1। तो देखो ये λ1 कैंसिल होगा, V1 कैंसिल होगा, V2 कैंसिल होगा, सब कुछ कैंसिल हो गया और हमें क्या मिला, 1 मिला। इसका मतलब हम प्रूव कर सकते हैं कि N1 डिवाइड बाय N2 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इसका मतलब जब लाइट फर्स्ट मीडियम में से सेकेंड मीडियम में ट्रैवल कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि टाइम में सपोज t इज इक्वल टू 1 सेकेंड हम लोग लेते हैं, जितने टाइम में 1 सेकेंड में अगर ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ पे 1 सेकेंड में वो उससे कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, राइट क्योंकि इसकी वेवलेंथ यहाँ पे इतनी थी और डिस्टेंस इतना ट्रैवल किया था, बट यहाँ पे उसकी वेवलेंथ भी तो चेंज हो गई है, उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी चेंज हुई है। तो दोनों के कंपैरिजन में दोनों चेंज हो रहे हैं, लेकिन उनका जो टाइम है वो एज इट इज़ हमें मिल रहा है, क्योंकि टाइम का रेशो क्या होता है, λ1 डिवाइड बाय V1। तो यहाँ λ1 चेंज हो रहा है बट V1 भी तो चेंज हो रहा है, λ2 चेंज हो रहा है, V2 भी तो चेंज हो रहा है। दैट मीन्स λ1 डिवाइड बाय λ1 डिवाइड बाय V1, λ2 डिवाइड बाय V2, λ3 डिवाइड बाय V3, सो ऑन, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। ये टाइम उनके लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है इसकी वजह से। इसीलिए यहाँ पे N1 इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट, क्योंकि टाइम किसके ऊपर डिपेंड करता है, टाइम फ्रीक्वेंसी टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, 1 डिवाइड बाई t, दैट मीन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पासिंग इन 1 सेकेंड। समझ में आया। इसीलिए टाइम अगर चेंज नहीं हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज। ऐसे हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे अगर आपको लिखना है तो लिख लो, ऑलरेडी आपके बुक में इसका प्रूफ दिया है, ठीक है। बट उन्होंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके थे, उन्होंने यहाँ पे फॉर्मूले ऐसे यूज़ नहीं किए, उन्होंने डायरेक्टली ये प्रूफ दिया है, डायरेक्टली ये एग्जाम्पल, ये इक्वेशन पुट करके डायरेक्टली 1 लिखा है। तो आपका कन्फ्यूजन होने के चांसेस है, सो इट्स बेटर कि इसको नोट डाउन कर लो ताकि आपको समझ में आएगा ये कहाँ से आया, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, एनसीईआरटी में इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब अभी जो टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड नहीं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड इंसिडेंस, इसके ऊपर एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, व्हाट आर द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट। मतलब वेवलेंथ दी है लैम्बडा
और उसके ऊपर से उन्होंने क्या पूछा है, ऑन प्लेन रिफ्लेक्टिव व्हाट आर द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट, वेवलेंथ पूछी है एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट पूछी है। सो नेक्स्ट और क्या पूछा है देखो, फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल टू द इंसिडेंट रे। इसका मतलब क्या, देखो मैं डायग्रामेटिकली बताती हूँ आपको। सबसे पहले जो दिया है ना उसको लिख लो, क्या दिया है देखो, गिवन लैम्बडा उन्होंने दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम। 5000 मतलब कितना होता है, 5000 इंटू एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर में, राइट। उसके बाद सी तो हमें पता ही है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे और उन्होंने पूछा है व्हाट आर द वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इंसिडेंट लाइट है एंड ये रिफ्लेक्टेड लाइट है। तो इसकी जो वेवलेंथ रहेगी लैम्बडा, वही तो इसकी रहेगी। वो क्यों चेंज होगी, क्योंकि मीडियम तो चेंज नहीं हो रहा है ना। ये चेंज कब होती है, जब मीडियम चेंज होता है, बट ये तो वही है, उसी मीडियम में है, तो ये क्यों चेंज होगी। इसका मतलब वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट, वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल टू क्या रहेगा, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे की वेवलेंथ उन्होंने कितनी दी है, 5000 एंगस्ट्रॉम। तो इसकी भी वेवलेंथ क्या रहेगी, वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल टू क्या रहेगी, 5000 एंगस्ट्रॉम। और उन्होंने पूछा है फ्रीक्वेंसी निकालो, वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे निकालो एंड फ्रीक्वेंसी निकालो। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमें पता है, n इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय लैम्बडा, राइट। क्योंकि c इज इक्वल टू n इंटू लैम्बडा होता है, तो n इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय लैम्बडा आएगा। c कितना है, 3 इंटू 10⁸, और ये कितना है 5000 इंटू 10⁻⁻10। इसका कैलकुलेशन करो कितना आएगा, देखो ये 3 डिवाइड बाय 3 इंटू 10⁸ एज इट इज़ रखो, ये -10 ऊपर जाके +10 बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये 5 इंटू 10⁻³ होगा, ओके। ये 10⁻³ ऊपर जाके -3 बनेगा, तो इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। अब क्या हुआ, 3 डिवाइड बाय 5, 3 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा, 0.6। ये कितना आएगा, 0.6। ये कितना बनेगा देखो, 8 + 10 18, 8 - 3 5, 10 15, मतलब ये होगा 10⁻15। एक तो आप इसको 0.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज बोलो, या फिर एक डिजिट शिफ्ट कर लो 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके बुक में उन्होंने 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज दिया है, तो चलेगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे आगे उन्होंने और क्या क्वेश्चन पूछा है देखो, कि फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द रिफ्लेक्टेड, ठीक से न्यूमेरिकल देखो क्या दिया है, फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल टू द इंसिडेंट रे। मतलब कितने एंगल पे यहाँ पे नॉर्मल होती है ना, कितने एंगल पे इंसिडेंट रे, ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, कितने एंगल पे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे को नॉर्मल होगा। मतलब इन दोनों में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री एंगल होगा, कितने एंगल पे। तो हमें पता है I इज इक्वल टू क्या होता है, R होता है। अभी हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव किया है इसके पहले लेक्चर में। तो अगर इन दोनों में 90 डिग्री एंगल है, इन दोनों में कितना एंगल है, 90 डिग्री, इसका मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल I प्लस R कितना होना चाहिए, 90। तो I प्लस R कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, राइट। इन दोनों में अगर हमें 90 एंगल चाहिए तो दोनों नॉर्मल एक दूसरे को चाहिए। बट यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, R बोल रहा है। इसका मतलब I प्लस I इज इक्वल टू क्या होगा, 90। हमने क्या किया, R की जगह पे I पुट किया, तो I प्लस I कितना होगा, 2I इज इक्वल टू 90। और ये 2 अगर इधर शिफ्ट किया तो I इज इक्वल टू होता है 90 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 45। तो I इज इक्वल टू 45 डिग्री पे दोनों एक दूसरे को क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। मतलब जब ये 45 होगा, ये 45 होगा, तो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे ऑब्वियसली। तो ये ऐसा बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा है, इसीलिए हमें यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, आपके फ्रीक्वेंसी का जो हमने प्रूफ दिया, कौन सा, लैम्बडा का,
फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज का, उसमें जो हमने लैम्बडा का फॉर्मूला बनाया नया वाला, उस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। क्या क्वेश्चन है देखो, व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेवलेंथ फॉर 400 nanometer to 700 nanometer. What will be the wavelength range seen when white light is passed through glass of refractive index 1.55? देखो क्या क्या दिया है, सबसे पहले वो लिखो। n इज इक्वल टू उन्होंने दिया है 1.55। अब यहाँ पे उन्होंने स्मॉलेस्ट वेवलेंथ कितनी दी है, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, लैम्बडा स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर एंड लैम्बडा लार्जेस्ट कितना दिया है 700 नैनोमीटर। मतलब अभी जो हमने स्टडी किया, ऐसी वेव फ्रंट्स हमने स्टडी की थी ना, ये एक वेव फ्रंट, ये दूसरी वेव फ्रंट, तो ये कहाँ से कहाँ दी है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर ऐसे उन्होंने बोला है। ठीक है, ये वेवलेंथ उन्होंने दी है एंड उन्होंने ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू कितना दिया है 1.55 दिया है। और पूछा क्या है हमें, white light consists of wavelength from 400 nanometer. What will be the wavelength range seen when white light is passed through? wavelength range seen मतलब हमें निकालना है लैम्बडा मीडियम क्या होगा। ठीक है, तो देखो मतलब यहाँ पे पास होने के बाद उसकी रेंज क्या आएगी वो हमें निकालना है। तो यहाँ का भी वेवलेंथ निकालना है, यहाँ का भी वेवलेंथ निकालना है। तो कैसे निकालोगे, लैम्बडा मीडियम हमने फॉर्मूला क्या स्टडी किया, लैम्बडा 2 इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्बडा 1 डिवाइड बाय n होता है। कब, जब ये n मतलब ये पहला मीडियम क्या होगा, एयर मीडियम होगा, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लैम्बडा 2 इज इक्वल टू लैम्बडा 1 डिवाइड बाय n। तो लैम्बडा 1 मतलब ये आएगा पहले, उसके बाद लैम्बडा दूसरे वेवलेंथ के लिए हम लोग ये लैम्बडा यूज़ करेंगे। तो पहली वेवलेंथ के लिए निकालो क्या आएगा, 400 डिवाइड बाय n कितना है 1.55। तो इसका कैलकुलेशन करो कितना आता है, देखो कैसे करेंगे, इसको शिफ्ट कर लेते हैं, इट्स बेटर। अगर मैंने इसको 2 डिजिट शिफ्ट किया तो क्या होगा देखो, या तो एक काम करो, इसको 4 डिवाइड बाय 1.55 करो इनटू ये 10⁻² में कन्वर्ट कर लो इस 4 को। अब इसका डिवीजन करो, ये कितना आएगा देखो, 1.53 जा 2 जा मतलब ये आएगा 2 पॉइंट एंड रिमेनिंग 1 अगेन 1.55 10, सो ये आएगा 58। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, 2.58 इंटू 10⁻², ये हमें मिला लैम्बडा 2। वेवलेंथ है तो नैनोमीटर में आएगा, क्योंकि ये भी कितना है नैनोमीटर, मतलब ये कितना आता है 258 नैनोमीटर हम लोग बोल सकते हैं। 2 डिजिट अगर 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आएगा 258 नैनोमीटर आएगा। मतलब यहाँ पे हमें कितना मिला 258 नैनोमीटर दूसरे मीडियम में जाके, है ना ये वाला। अब इसका निकालते हैं 700 का, वो कैसे निकालेंगे, लैम्बडा 2 इज इक्वल टू लैम्बडा 1 डिवाइड बाय n। ये कितना है 700 डिवाइड बाय सेम 1.55, तो इसको भी वैसे ही निकालो, 7 डिवाइड बाय 1.55 करो इंटू 10⁻² कर लो। इसका डिवीजन इजी रहेगा ना, इसीलिए मैं ऐसे कर लेती हूँ। तो इसको डिवाइड करो, कितना आएगा 1.54 जा करो कितना आता है, दैट इज 6। तो ये आएगा 4.51 इंटू 10⁻², 4.51 इंटू 10⁻², दैट इज इक्वल टू, ये हमें मिलता है 451, 10⁻² से मल्टीप्लाई करने के बाद 451 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें मिलती है 451 नैनोमीटर। ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला लैम्बडा 2 इज इक्वल टू लैम्बडा 1 इंटू n2 डिवाइड बाय n1 ऐसे दिया है, देखो है ना। तो यहाँ पे हमने n1 डिवाइड बाय n2 है, तो यहाँ पे हमने जो फर्स्ट मीडियम है वो वैक्यूम कंसिडर किया, तो ये 1 आता है, तो हमने क्या लिखा था 1 डिवाइड बाय, और इसको n माना था तो 1 डिवाइड बाय n। तो लैम्बडा 2 इज इक्वल टू क्या होता है लैम्बडा 1 डिवाइड बाय n, ऐसे हमने वो फॉर्मूला बनाया था। और उसी फॉर्मूले का अगर आपको लैम्बडा n2 भी दिया है n1 भी दिया है तो आप क्या यूज़ करोगे, n2 डिवाइड बाय n1 यूज़ करोगे। अगर यहाँ पे एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला यूज़ कर लो। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे।
एक्चुअली इसके ऊपर ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछे हैं, ये आपके स्टेट बोर्ड में ही दिया है, जेई वगैरह में ये फॉर्मूला उन्होंने यूज़ नहीं किया है, किया भी होगा बट फिलहाल तो अभी तक इसके ऊपर न्यूमेरिकल एमसीक्यूज़ में एक भी आपके बुक में न्यूमेरिकल उन्होंने नहीं पूछा है। ठीक है, तो ये करके रखो। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो थोड़ा बहुत आपको रटना पड़ेगा ही। अगर फिर भी इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो ज़रूर मुझे पूछो, मैं वापस इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ही वो, बट अगर अंडरस्टैंडिंग किया ठीक से तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। रटो मत, बट जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे रटना तो पड़ेगा ही, बट ज़्यादा से ज़्यादा रटना अवॉइड करो, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा करो। ठीक है, तो बच्चों ये था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल, इसी से रिलेटेड टॉपिक थे ये सभी। तो इसमें 2-3 हमने फॉर्मूलेज लर्न किए हैं, इसके ऊपर एमसीक्यूज कोई भी पूछा नहीं है। अभी आगे जो टॉपिक है वो है पोलराइजेशन, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम यहीं पे रुकते हैं, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।